Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। काफ़ी टाइम हो गया है लेक्चर डले हुए सॉल्यूशन के, काफ़ी टाइम बाद आज आना हुआ है आपके सामने। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस रहेगा। हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टियाँ डिस्कस करेंगे। जैसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और दूसरी हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। किन प्रॉपर्टी को आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलोगे सॉल्यूशन की। इसके अलावा अगर हम बोर्ड पैटर्न की बात करें तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है मोस्टली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही वो क्वेश्चन पूछता है। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही पूछता है। इस बार का जो पैटर्न है जो 30% रिड्यूस सिलेबस हुआ था उसमें वोंटो फैक्टर जो था वो हटा दिया गया है। पहले जो था क्या 2019 तक जो क्वेश्चन आते थे उसमें वोंटो फैक्टर को वो क्या करता था, कनेक्ट करता था, लेकिन इस बार वोंटो फैक्टर रिड्यूस हटा दिया गया है इस चैप्टर से। तो वोंटो फैक्टर के अलावा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, सारे आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ना, और किन प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करती है। तो अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, है ना, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करे, उन प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या लिखा जा सकता है, दोज प्रॉपर्टी, या ऐसे लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particle, and do not depend अपॉन देयर नेचर पे डिपेंड ना करे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर ही डिपेंड करें, उन प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें यहाँ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में से RLVP भी कहा जाता है। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बारी बारी से हमें सारी डिस्कस करनी है, चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, और इससे जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे वो भी आपको कराए जाएंगे। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम राउल्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। है क्या, पेपर में कंफ्यूज करता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी लिख के देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपको कन्फ्यूजन ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यही लिख के देता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और आप क्या करते हैं उसे आंख बंद करके पहला ही टिक मारते हैं। तो ध्यान रखना कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नोट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है,
तो डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जो है हमारी रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप इसके लिए, और जो रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने इससे जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट 3 था, हमने उसमें बात की थी किसके बारे में, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब आपके कंपोनेंट क्या हो, दोनों ही वोलाटाइल हो, या एक कंपोनेंट आपका वोलाटाइल हो या दूसरा कंपोनेंट आपका नॉन वोलाटाइल हो, तो वहाँ पर इससे इंट्रोड्यूस हुए थे हम रिलेटिव लोवेरिंग वेपर प्रेशर से। है क्या वो फॉर्मूला क्या है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए किसके इक्वल होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसके इक्वल होता था ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो यहाँ से कैसे पता चला कि जो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो आपको बताई भी गई थी लास्ट लेक्चर में, कि जो पी नोट है वो प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है, और जो पी ए है वो किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये जो एक्स सोल्यूट लिखा है वहाँ पर हमने एक्स बी भी लिखा था, इसे बताया था कि जो बी नोटेशन है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, सोल्यूट के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, तो आपका पी नोट ए माइनस के पी ए अपॉन पी नोट ए, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जिसका निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रखते हैं हम, ऊपर। तो एक्स सोल्यूट किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, नीचे क्या लेते हैं हम, टोटल मोल। तो ये वाली जो पी नोट ए माइनस अपॉन पी नोट ए टर्म है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो मैंने आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, और फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या मोल ऑफ सोल्यूट। क्लियर, तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात इसमें क्या करनी है हमें, कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, इसमें दो चीज़ें हैं। एक टर्म है हमारे पास कि पी नोट ए माइनस के पी ए, इस टर्म को बोलते हैं हम क्या, लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी चीज़ पी नोट ए माइनस के पी ए अपॉन पी नोट ए, इसे बोला जाता है रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसमें कभी कभी लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है, तो हमें पता होना चाहिए कि लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है और रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। कभी कभी इसकी वैल्यू वो डायरेक्ट देगा हमें, किसकी, पी नोट ए माइनस पी ए की। ठीक, तो ये तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जब हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इससे इंट्रोड्यूस हो गए थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग होना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब होगा, क्या कंडीशन होगी, तो है क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसकी बात करते हैं अब। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एलिवेशन क्या है, कब एलिवेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, वो सारी ही बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपका प्योर सोलवेंट होता है, प्योर सोलवेंट होगा, ठीक है, आप हीट करेंगे, वेपर ईजिली बनेंगी। अगर प्योर सोलवेंट है तो वेपर क्या होंगी, ईजिली फॉर्म्ड होंगी, और वेपर अगर ईजिली फॉर्म्ड हुई हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अगर आप प्योर सोलवेंट है, वेपर इजीली फॉर्म्ड होंगी,
तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यदि आप प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, अगर आप यहाँ कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब क्या होगा, वेपर इजीली फॉर्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उस प्योर सॉल्वेंट के ऊपर कौन आकर बैठ गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया है, जो वेपर बनाना पसंद नहीं करता। उसके ऊपर आके बैठ जाएगा ना तो खुद वेपर बनाएगा, ना ही सॉल्वेंट को वेपर बनाने देगा। तो क्या करेंगे, अब नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वेपर बनेंगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस बार टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करना है, वेपोराइज करना है, जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक टेम्परेचर ही है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डेफिनेशन की भी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है क्या, ठीक, कौन सा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर ईजिली फॉर्म्ड नहीं होती। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, और वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो जो लिक्विड है वो बॉयल नहीं होगा आपका। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो करते क्या है हम यहाँ पर, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जब भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। वो टेम्परेचर जहां लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure। वो टेम्परेचर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, आपका वो टेम्परेचर जहां लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये सारी चीज़ें हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि जब हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग मतलब एलिवेशन किस तरीके से हुआ है, वो ग्राफ से आपको क्लियर होगा। ग्राफ से सारी चीज़ें जो डाउट आपके मन में चल रहे हैं वो सारी ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, और ग्राफ से किस तरीके से रिलेट करते हैं चीज़ों को, तो देखिए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, टेम्परेचर लिया है, और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर क्या लिया है हमने, वेपर प्रेशर लिया है। ठीक, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने, वेपर प्रेशर लिया। वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था, भाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो हमारा सॉल्यूशन बना है विद एडिंग जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम। तो अगर हम वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट का ग्राफ बनाएं तो सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ आपका सॉल्वेंट के लिए है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सपोज यहाँ है, तो सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनाओगे आप वो इसके नीचे से बनाओगे। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ है, यहाँ, सॉल्वेंट का कहाँ है, यहाँ। सॉल्वेंट का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वेपर ईजिली फॉर्म किया है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम कहीं इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किस पॉइंट पे जाके इक्वल हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट पर
क्या हुआ है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गए हैं, इक्वल। तो देखो वो किस टेम्परेचर पर हुए हैं, जिस टेम्परेचर पर हुए हैं वो किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका किसका, सोलवेंट का, जिसे क्या कहा हमने, टी नोट बी, जिसे क्या बोला हमने उसे बोला टी नोट बी। ठीक, ऐसे ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करेगा, कट करेगा। तो बढ़ाओ इस लाइन को आगे, कहाँ कट करा इसने, इस पॉइंट पे जाके कट करा, किसके, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर ने। तो जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट पे एट दैट टेम्परेचर क्या होगा आपका, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो आप बताओ, जब हम इधर मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो टी बी ज़्यादा है या टी नोट बी, टी बी ज़्यादा है, और टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ में हमें पता चला कि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, लेकिन जैसे ही हमने कोई सोल्यूट ऐड करा है, ये जो सॉल्यूशन बना है ये कब बना है, जब आपने सॉल्वेंट में क्या ऐड करा है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करा है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने पर ही सॉल्यूशन बना है आपका। तो जैसे ही सॉल्यूशन बना, तो जिस भी पॉइंट पर उसके वेपर प्रेशर ने, ये वाली जो सॉलिड लाइन है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये जो डेड डैश वाली लाइन आ रही है क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जो दोनों ही वेपर प्रेशर जहाँ कट करेंगे वही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, चाहे वो सॉल्वेंट के लिए बात करें चाहे सॉल्यूशन के लिए बात करें। तो टी बी की वैल्यू टी नोट बी की वैल्यू से ज़्यादा है, और ये जितना भी इंक्रीजिंग हुई है इसे ही क्या बोलते हैं आप, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी का मतलब कितना चेंज आया है, कितनी इंक्रीजिंग हुई है बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब डेल्टा टी बी इज एलिवेशन। डेल्टा टी बी क्या है आपका, डेल्टा टी बी है आपका कितना एलिवेशन हुआ है, कितनी इंक्रीजिंग हुई है। तो डेल्टा टी बी को क्या बोलोगे आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलोगे आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो इंक्रीजिंग थी। ये ग्राफ किसका था, ऊपर वाला ग्राफ सॉल्वेंट का था, इसलिए ऊपर बनाया क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का। और नीचे वाला ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे इसलिए बनाया कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम है, क्योंकि आपने उसमें क्या ऐड कर दिया है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसमें ऐड कर दिया है आपने। ठीक है, अब बात यह है कि जो डेल्टा टी बी है, जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो जो डेल्टा टी बी था वो डायरेक्टली किससे रिलेशन रख रहा था, मोलैलिटी से। किससे डायरेक्ट रिलेशन था डेल्टा टी बी का, मोलैलिटी से डायरेक्ट रिलेशन था, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो डेल्टा टी बी है, शायद ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा, ये एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जिस पॉइंट पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट करेगा वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर आपस में कट करेंगे वो किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डेल्टा टी बी है वो एक्सपेरिमेंटली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस तरीके से आप उसे आगे सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं डेल्टा टी बी की। तो एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ से करेंगे क्या हम कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और क्या कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे यहाँ पर, के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक, और आप जानते हैं कि जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, आपको पता है फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में क्या लेते हैं आप, सोलवेंट का मास किस में, केजी में। सोलवेंट किस में होना चाहिए, केजी में। तो आप खुद बताओ कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। और अगर वो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो डेल्टा टी बी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि आपको बताया गया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर केबी की यूनिट क्या होगी, केबी को क्या बोलोगे आप, वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। तो अगर आप केबी की बात करें तो केबी है आपका, केबी को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसके अलावा और भी नाम है इसके, इसे इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम बोलते हैं। इब्यूलोस्कोपिक वो टेक्निक है जिससे बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है, इसी की वजह से इसे क्या बोलते हैं हम, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी की बात करें तो केबी या तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होगा या क्या बोलोगे आप उसे, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है, जो आपका सीबीएसई का पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न में पूछा जाता है कि यूनिट क्या है केबी की यूनिट क्या है। ठीक है, तो उसकी भी बात करते हैं कि केबी की यूनिट होगी क्या। तो यूनिट ऑफ केबी की बात अगर हम करें, यूनिट ऑफ केबी, तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो डेल्टा टीबी है वो किसके इक्वल है, केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक, मोलैलिटी की यूनिट हमें पता है, डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन है, के से रिप्रेजेंट करते हैं आप, इंटू केबी। मोलैलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर केजी है। ठीक, तो यूनिट क्या हो जाएगी केबी की यूनिट हो जाएगी, इसे केजी को इधर ले जाओगे आप, केल्विन केजी क्या हो जाएगा, पर मोल। ये किसकी यूनिट है, केबी की यूनिट है। बोलो किसकी यूनिट है, केबी की। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो केबी है वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए पर्टिकुलर वैल्यू होती है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। और पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो आपको एग्जाम में मिलेगी कि केबी क्या होगा। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो केबी की वैल्यू क्या है आपको पेपर में दी जाती है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए पर्टिकुलर होती है। तो ये थी आपकी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब हुआ एलिवेशन, जब आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें क्या मिक्स कर दिया आपने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग हो गई, और उसे ही इंक्रीजिंग को क्या बोला आपने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके इक्वल था, डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम मोलैलिटी के इक्वल होगा। और फॉर 1 मार्क्स आप ध्यान रखना कि यूनिट ऑफ के बी क्या है, क्योंकि के बी की यूनिट भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीजिंग होना, कमी होना। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाती है, डिक्रीजिंग हो जाती है कब, जब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डिक्रीजिंग हो जाती है, और इसी डिक्रीजिंग को क्या बोलते हैं आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वो भी ग्राफ के थ्रू समझेंगे हम। देखें, तो अगर आप थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो ये बोला जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां किसी लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पहले उसी की बात करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है क्या, इट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of क्या, सॉलिड स्टेट। ठीक, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे उसे आप,
फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ क्या होगा इसका? ठीक, तो यहाँ पर भी हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले तो वही करेंगे, पहले सॉल्वेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर सॉल्यूशन के लिए, और यहाँ पर एक ग्राफ दिखाना पड़ेगा आपको सॉलिड स्टेट के लिए। ठीक है, और जिस पॉइंट पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के ग्राफ सॉलिड स्टेट के ग्राफ को कट करेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं किसके लिए। ये जो ग्राफ है किसका है? ये ग्राफ है आपके सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट का ऊपर होगा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है हमारा किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कब बना? जब आपने सॉल्वेंट के अंदर क्या मिक्स किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में क्या कर दिया आपने? सॉल्वेंट में ऐड कर दिया आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है आपने। बोलो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, तो ये तो ग्राफ किसके थे? एक ग्राफ सॉल्वेंट के लिए बनाया। इस एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? सॉल्वेंट का। अगर आप मिला के भी देखो तो ये ऊपर आता है, ये कहाँ है? नीचे। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का यहाँ है, सॉल्वेंट का यहाँ है, तो किसका ज़्यादा है? सॉल्वेंट का। क्योंकि सॉल्वेंट इजीली वेपर बनाएगा, लेकिन सॉल्यूशन इजीली वेपर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर क्या कर दिया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं किसका? सॉलिड का। तो जो सॉलिड का ग्राफ है कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। ये किसके लिए बनाया हमने ग्राफ? सॉलिड स्टेट के लिए। ठीक, तो जब ये सॉल्वेंट का जो ग्राफ आ रहा है आपका, ये जो सॉल्वेंट का ग्राफ था, ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेगा? सॉलिड के ग्राफ को कट करेगा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? आपका किसका है? सॉल्वेंट का है। बोलो, किसका है वो? सॉल्वेंट का। ऐसे ही आप सॉल्यूशन का ग्राफ आगे बढ़ाओ, तो जब सॉल्यूशन का ग्राफ आगे बढ़ाओगे तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है? इस पॉइंट पर। ठीक है, ये क्या है? टी एफ। तो कौन सा ज़्यादा है आपका? टी नोट एफ ज़्यादा है। इसका मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, और जो सॉल्यूशन बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कम। इसका मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ है? कमी आई है, डिक्रीजिंग हुई है, और इसी को क्या बोला है आपने? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जितनी भी चेंज आया है उसे क्या बोला हमने? उसे बोला हमने डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? ये सॉलिड का ग्राफ है, ये किसका है? सॉल्वेंट का है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कट करेंगे उसे क्या बोलेंगे आप? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का ग्राफ जहाँ कट करेगा सॉलिड के ग्राफ को, उसे क्या बोलेंगे आप? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राफ से दिख रहा है कि जो टी एफ है वो कम है, क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो टी नोट एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी और टी एफ की वैल्यू क्या होगी? कम। मतलब सॉल्यूशन की वैल्यू, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, और इसी को क्या बोला हमने? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी एफ। ठीक है, डेल्टा टी एफ होगा क्या एक्सपेरिमेंटली, वो भी देखते हैं। तो अगर हम डेल्टा टी एफ की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी के। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर भी फॉर्मूला खोलो आप, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो क्या आएगा? के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी। और अगर आप फर्दर फॉर्मूला ओपन करें मोलैलिटी का, तो आप एक बात देखेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अपोन में क्या लेते हैं आप? अपोन में लेते हैं आप मास किसका? सॉल्वेंट का। किस में? केजी में। बोलो, केजी। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और इसी की वजह से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो पहली बात ये। दूसरी बात कि जो के एफ है उसका फॉर्मूला क्या? के एफ की यूनिट क्या होगी? के एफ को बोलते क्या है? पहली बात तो यही है, तो इसे बोला जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट।
ठीक, या कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी भी बात करते हैं। यूनिट ऑफ केएफ क्या होगी, पूछ लिया जाता है फॉर 1 मार्क्स में। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। फॉर्मूला क्या था आपका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, मतलब मोलैलिटी। तो यूनिट ऑफ के एफ होगी क्या आपकी, ठीक है, तो क्या होगा, वही यूनिट क्या हो जाएगी। यूनिट कैसे निकालोगे आप, आपको पता है कि जो डेल्टा टी एफ है इसमें टी एफ की यूनिट क्या है, केल्विन है, मतलब के है। के एफ की यूनिट चाहिए, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर के जी। तो यूनिट क्या हो जाएगी के एफ की, के एफ की यूनिट हो जाएगी आपकी केल्विन के जी पर मोल। ये यूनिट है किसकी, के एफ की। के एफ भी क्या है, किसी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर होगी, फिक्स वैल्यू होगी, आपको एग्जाम में दी जाएगी जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका होगा। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि जो हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या है। ठीक है, लास्ट ईयर भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो मोस्टली जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पोर्शन जो देता है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हो, है ना, या वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हो, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर से हो। यहीं से लगातार वो क्वेश्चन पूछता आया है। ठीक है, यहीं से चीज़ें उसने चेंज कर करके लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इस साल भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर से, वो कहाँ से आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही पूछा जाएगा। ठीक, इसके अलावा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, उसको समझने से पहले हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से ही रिलेट करता है। तो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम ऑस्मोसिस के। तो हम 9th क्लास में पढ़ते थे, ऑस्मोसिस से पहले एक टर्म है छोटी सी, डिफ्यूज़न। हम डिफ्यूज़न पढ़ते थे 9th क्लास में, था क्या, उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि इसी से ही रिलेट करता है वो। डिफ्यूज़न का मतलब था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन। अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल मूवमेंट कर सकता है, या सोलवेंट पार्टिकल का भी मूवमेंट हो सकता है और सोल्यूट पार्टिकल का भी मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या है, हम एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसे एसपीएम बोला जाता है, उसको लगा देते हैं। वो ऐसी मेम्ब्रेन है जो केवल सोलवेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट अलाउ करती है, सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो अगर केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल ही मूवमेंट कर पा रहे हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसे ही क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। अगर सोलवेंट और सोल्यूट दोनों ही पार्टिकल मूवमेंट कर लें तो उसे क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। ये हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहें, सपोज ये है आपका कोई डायग्राम है, बीच में आपने कोई मेम्ब्रेन लगाई हुई है, जिसे क्या बोलते हैं हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में से एसपीएम बोला जाता है। और ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके पोर्स छोटे होते हैं, और पोर्स अगर छोटे हैं तो ये केवल किसका मूवमेंट अलाउ करती है, ये मूवमेंट अलाउ करती है केवल किसका, सोलवेंट पार्टिकल का। तो हम क्या करते हैं, इस वाले कंटेनर की तरफ हम सॉल्यूशन 1 लेते हैं और इधर क्या लेते हैं हम, सॉल्यूशन 2।
और हमें मान के चलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, C2, और हमने माना है कि जो C1 की कंसंट्रेशन है वो क्या है, C2 से ज़्यादा है। किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, C2 से। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। देखिए कंसंट्रेशन जो वर्ड है हम सोल्यूट के लिए बात करते हैं। हमने जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि जो कंसंट्रेशन टर्म है वो केवल सोल्यूट के लिए ही बात की जाती है। मतलब अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है ना। तो और सोलवेंट की अमाउंट क्या होगी, कम। तो अगर हम यहाँ बात करें C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन 1 है इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम। अगर हम सॉल्यूशन 2 की बात करें तो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट कम है और सोलवेंट क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा सोलवेंट का, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कहाँ, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की तरफ ज़्यादा है इधर, भाई सोल्यूट की कम है तो सोलवेंट की क्या होगी, ज़्यादा। तो सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन 2 से कहाँ की तरफ मूव करते हैं, 1 की तरफ मूव करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, जो मूवमेंट है वो किसका हो रहा है, ये सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ, अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। या दूसरी बात आप कह सकते हैं सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन की तरफ से सॉल्यूशन की ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ कौन मूवमेंट करता है, सोलवेंट पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की 2 डेफिनेशन हम लिखते हैं, एक कि सोलवेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सॉल्यूशन की यहाँ कम कंसंट्रेशन है और यहाँ क्या है, ज़्यादा। तो सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं आप, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के बारे में अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, the movement of solvent particle from their higher concentration to their higher concentration to from their lower concentration। solvent की ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ से सोलवेंट की कम कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है सोलवेंट पार्टिकल का, इसे क्या बोलते हैं आप, ऑस्मोसिस। पहली बात तो ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इधर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और लिखनी है यहाँ, थ्रू क्या, SPM, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट है सोलवेंट पार्टिकल का, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम क्या, लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन of solution to higher concentration of solution। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, ऑस्मोसिस। या तो आप ये डेफिनेशन यूज करें या आप ये डेफिनेशन यूज करें। ठीक है, तो इनमें कौन सी डेफिनेशन यूज कर ले, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों की बात अलग अलग है। एक तरफ हम सोलवेंट के लिए बात कर रहे हैं, एक में हमने बात की है किसके रेस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, कि सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू SPM जो मूवमेंट है वही क्या है हमारा, ऑस्मोसिस है। क्या है वो, ऑस्मोसिस थ्रू SPM, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसकी बनती है। ठीक है, तो 2-3 एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन है या आपकी साइक्लोफेन है, ठीक है, सेलोफेन सॉरी। तो कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी हम SPM बना सकते हैं। तो ये तो बात थी किसकी, ऑस्मोसिस की। ये हमने बात की थी किसके बारे में, ऑस्मोसिस के।
अब हम बात करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो हमने डायग्राम में बताया था, डायग्राम से ही समझाते हैं ये भी आपको। आपके पास ये दो डायग्राम है, इसमें आपका क्या है, इसमें है आपका प्योर सॉल्वेंट, इसमें है आपका ओनली प्योर सॉल्वेंट, और इसमें क्या है आपका सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपने क्या लगाई हुई है, यहाँ पर लगाई हुई है आपने SPM मेम्ब्रेन लगा रखी है आपने। ठीक, तो होगा क्या, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, जो ऑस्मोसिस हो रहा था, ऑस्मोसिस में क्या था कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल थे वो क्या कर रहे थे, सॉल्वेंट साइड से किधर मूव कर रहे थे, सॉल्यूशन की तरफ। यदि आप इन्हीं मूवमेंट को कोई प्रेशर लगा दें और प्रेशर लगा के यदि आप इस मूवमेंट को स्टॉप कर दें तो उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ solvent particle, the movement of solvent particle can be stopped by applying some external pressure, by applying some external pressure on the solution side, on the सॉल्यूशन साइड। किसकी तरफ, अगर आप सॉल्यूशन साइड की तरफ कोई ऐसा प्रेशर लगा दें जो सॉल्वेंट इधर से मूव कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट कहाँ मूव कर रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, उन सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। कहाँ लगाएंगे आप प्रेशर, इधर की तरफ। जो इधर से पार्टिकल आ रहे हैं उन्हें क्या कर दें, स्टॉप कर दें, उन्हें उधर ही रहने दें, सॉल्वेंट की साइड ही। तो करते क्या हैं कि हम इधर की तरफ पिस्टन की हेल्प से, कोई पिस्टन है हमारे पास, पिस्टन की हेल्प से क्या है, कोई पिस्टन लगा दी, इस पिस्टन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम एक प्रेशर लगा रहे हैं कि सॉल्यूशन की तरफ से, कहाँ, कि सॉल्वेंट के पार्टिकल मूवमेंट ना कर पाएँ। और ठीक है, तो जो अब है क्या है जनरली कि जो सॉल्वेंट है उसका भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। जो सॉल्वेंट है आपका, जो सॉल्वेंट है हमारा, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो कुछ तो प्रेशर सॉल्वेंट का ही है। तो आपको सॉल्यूशन की साइड क्या लगाना पड़ेगा, इस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इधर लगाना पड़ेगा, तभी सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट क्या होगा, स्टॉप होगा। तो क्या है, हम यहाँ से PATM और प्लस एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं पाई, और इसी पाई एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिससे क्या होता है, मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। किसका, जो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर आ रहे हैं उनका मूवमेंट क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। ठीक है, और जिस प्रेशर पे वो मूवमेंट स्टॉप हुआ है उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसे किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। अब पाई है क्या, एक्सपेरिमेंटली पाई किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारा उसको किससे करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। और जो पाई है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मोलैरिटी क्या है सॉल्यूशन की, और दूसरा टेम्परेचर कंडीशन क्या है। मतलब दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक मोलैरिटी और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो पाई एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो पाई है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक तो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होगा, मोलैरिटी मतलब m, और एक वो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे, मतलब T पे। ठीक, तो दोनों क्या है, एक बार m के प्रोपोर्शनल है, एक बार T के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो पाई है वो m और T दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और कांस्टेंट ऐड करेंगे क्या, r। इसे क्या लिख सकते हैं आप, पाई इक्वल टू m/T। और पाई की यूनिट वही होंगी जो प्रेशर की यूनिट होती है, क्योंकि ये भी एक टाइप का क्या है, प्रेशर है। तो पाई का फॉर्मूला क्या हुआ, पाई इक्वल टू m/T।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, अब जो सॉल्यूशन है वो हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर 2 सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हैं तो वो दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे। इसके अलावा अगर दोनों सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे आप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे क्या बोलेंगे आप, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, अगर 2 सॉल्यूशन आपके पास हैं और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो उन सॉल्यूशन को आपस में क्या कहेंगे आप, आइसोटोनिक। मतलब एक सॉल्यूशन का वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, π2 है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो क्या होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। π1 की वैल्यू क्या होगी, m1RT और π2 की वैल्यू होगी आपकी m2RT। R तो कांस्टेंट ही होता है और मोस्टली कंडीशन में टेम्परेचर भी क्या लेता है, वो सेम लेता है, कांस्टेंट लेता है। तो R और T को हमने चेंज नहीं किया है, चाहे वो सॉल्यूशन फर्स्ट हो चाहे आपका वो सॉल्यूशन सेकंड हो। तो जब टेम्परेचर भी सेम हो जाए तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो आपस में क्या होती है, सेम होती है। ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है क्या, कि जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो π1 इक्वल टू क्या होगा, π2, और अगर आपने टेम्परेचर भी सेम लिया है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, उनकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हाइपरटोनिक क्या होगा और हाइपरटोनिक क्या होगा, अगर 2 सॉल्यूशन में सपोज π1 का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 से ज़्यादा है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे उसे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको बोलोगे आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ये तो बात थी ऑस्मोटिक प्रेशर की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस से एक टर्म जुड़ी हुई है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है, वो ऑस्मोसिस की ही जैसी एक क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब एक्सटर्नल फैक्टर लगाते हैं तभी हो पाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस आपने जनरल लाइफ में जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं घर में लगे हुए, उनमें रिवर्स ऑस्मोसिस ही काम करता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस जनरली क्या है कि सी वाटर से अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर लेना है तो वो उसकी एक एप्लीकेशन है किसकी, रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं हम कि रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या। बात करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं इसे भी बहुत अच्छे तरीके से। एक तरफ लिया है आपने क्या, प्योर सॉल्वेंट, और एक तरफ क्या लिया है आपने, एक तरफ लिया आपने क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर SPM थी आपकी। ठीक, तो देखो ऑस्मोसिस में क्या होता था कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल थे उनका मूवमेंट कहाँ होता था, इधर कहाँ होता था, सॉल्वेंट से कहाँ, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, और आपने क्या किया था ऑस्मोटिक प्रेशर में कि आपने सॉल्यूशन साइड की तरफ एक प्रेशर लगा दिया था पाई, जिससे क्या हुआ था कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आ रहे थे, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे, उनका मूवमेंट क्या हो गया था, स्टॉप। लेकिन अगर आप इधर सॉल्यूशन की तरफ इस बार इतना प्रेशर लगा दें
इतना प्रेशर लगा दें कि जो सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट है वो भी कहाँ चला जाए, इस सोलवेंट की तरफ चला जाए इधर, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे एसपीएम से। तो इस सॉल्यूशन के जो सोलवेंट पार्टिकल हैं यदि वो इधर चले जाते हैं, आप इतना प्रेशर इधर लगा दें कि जो सोलवेंट के पार्टिकल यहाँ से कहाँ चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या करा आपने, हमने क्या किया था कि जब हमने PATM प्लस पाई लगाया था तो उससे क्या हुआ था, ऑस्मोसिस स्टॉप हो गई थी हमारी, ऑस्मोसिस क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक और ज़्यादा प्रेशर लगा दें, सॉल्यूशन की साइड ज़्यादा प्रेशर लगा दें, तो क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ के जो सोलवेंट है वो इधर से कहाँ चले जाएंगे, इधर, और सोल्यूट यहीं रह जाएंगे, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहीं रह जाएंगी, और सोलवेंट कहाँ चला जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, इफ़ वी अप्लाई मोर प्रेशर, if we apply more pressure on solution side, then solvent molecule are moved from solvent are moved from solution to solvent side। जो आपका प्योर सोलवेंट साइड है उसी की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, ये था आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। यूज कहाँ किया जाता है ये, तो अगर आप बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की तो हम इसे यूज करते हैं सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करने के लिए, जिसे क्या बोलते हैं आप, डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन में होता क्या है, आप जहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिया था वहाँ पर क्या लेते हैं आप, सी वाटर लेते हैं, और आप इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं सी वाटर की तरफ कि जो सी वाटर से वाटर मॉलिक्यूल हैं वो तो कहाँ चले जाएं, सोलवेंट की तरफ चले जाएं, और सी वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं रह जाएं, और सी वाटर से फिर क्या मिल जाएगा आपको, ड्रिंकिंग वाटर। यही काम करता है कौन, प्यूरीफायर, बोलो। ठीक, तो ये आज के लेक्चर की बातें थी जो हमने सारी डिस्कस की है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली चाहे आप कंपटीशन की बात करें चाहे आप 12th की बात करें, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर इस जो भी लेक्चर है आपका, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं, जब आप कमेंट में लिखते हैं तो हम बहुत मोटिव होते हैं, उस चीज़ से मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपके जो डाउट हैं उसे हम क्लियर करेंगे आपको, चाहे वो कमेंट बॉक्स में करें या जिस भी तरीके से, या जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की उसमें सोल्व करेंगे आपके डाउट्स को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।